बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम सिंटेक्स एनालाइज़र का एंड करेंगे और उस एंड का मतलब ये है कि हम सिंटेक्स एनालाइज़र की इम्प्लीमेंटेशन और उससे पहले L1 ग्रामर को प्रूव करने की बात करेंगे। यही दो चीज़ हमारे पास रह चुकी हैं, ठीक है। अब तक हम फर्स्ट फॉलो निकाल चुके हैं और बस अभी काम रह गया कि हम ग्रामर को L1 प्रूव करने बाद अपनी ग्रामर को इम्प्लीमेंट करने की तरफ जाएँ। अच्छा, अब तक हमने क्या क्या है हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। फर्स्ट एंड फॉलो से हर नॉन टर्मिनल का हम निकाल चुके हैं और हमारे पास मौजूद है, और हमारे पास लेक्सिकल एनालाइजर मौजूद है जो कि टोकन सेट आउटपुट करता है, ठीक है। याद दिखाने के लिए लेक्सिकल एनालाइजर का आउटपुट मैंने बात की थी कि बेसिकली दो फॉर्म में चाहिए। एक हमने कहा था कि रीड टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए, टेक्स्ट फाइल रीडेबिलिटी के लिए थी, लेकिन अगले आने वाले फेज यानी सिंटेक्स एनालाइजर के लिए जो उसका टोकन सेट होता है वो इसका इनपुट बनता है। तो उसके लिए मैंने कहा था कि अपने लेक्सिकल एनालाइजर के आउटपुट को किसी भी तरह के डेटा स्ट्रक्चर पे होल्ड कर लो, चाहे वो तुमने एरे ली हो, चाहे वो तुमने किसी ऑब्जेक्ट की एरे ली हो, चाहे वो तुमने एरे लिस्ट ली हो, चाहे डिक्शनरी ली हो, चाहे हैश टेबल है, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर लिया हो, ठीक है। हम इस इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल में नहीं जा रहे, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि लेक्सिकल एनालाइजर का आउटपुट यानी टोकन सेट पूरे के पूरे, ठीक है, सीरीज ऑफ टोकन आपके पास मौजूद है किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में, और वो डेटा स्ट्रक्चर आपका इनपुट होगा अब, ठीक है, सिंटेक्स एनालाइजर के अंदर, और सिंटेक्स एनालाइजर उसे यूज़ करेगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अच्छा, अब इन सब कामों करने के बाद हमारे पास काम रहता क्या है? बस हमारे पास जो काम रह गए हैं वो ये है कि हम प्रूव करना है कि LL1 ग्रामर कैसे है कि नहीं है, ठीक है। कैसे प्रूव होता है उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, अब उनकी बात करेंगे, उन रूल्स की बात करेंगे, उन रूल्स के थ्रू होता है उस, ठीक है। दूसरा काम जो इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रिक्वायर्ड है वो ये है कि हमें सिलेक्शन सेट फाइंड आउट करना है। अब तो हमें पहुंचा, तुम्हें पता है कि हम फर्स्ट सेट निकाल चुके हैं, फॉलो सेट निकाल चुके हैं, तो इट्स अनदर सेट बेसिकली, लेकिन नई कैलकुलेशन नहीं है। सिलेक्शन सेट बेसिकली फर्स्ट एंड फॉलो सेट से ही मिलके बनता है, इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल होता है, और इम्प्लीमेंटेशन क्योंकि रूल बाय रूल होती है तो हर प्रोडक्शन रूल के सिलेक्शन सेट निकलता है। तो सिलेक्शन सेट इज़ अ न्यू टर्म, ठीक है, बट नॉट न्यू कैलकुलेशन। फर्स्ट एंड फॉलो अगर आप निकाल चुके हैं तो सिलेक्शन सेट उन्हीं को यूज़ करके उन्हीं, ठीक है, उसी से उसी के थ्रू बनता है, और फिर सिलेक्शन सेट और को यूज़ करेंगे हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंटेक्स एनालाइजर। जब हम सिंटेक्स एनालाइजर इम्प्लीमेंट करने बैठेंगे तो हमारे पास क्या क्या होगा? हमारे पास टोकन सेट्स एज एन आउटपुट इन द डेटा स्ट्रक्चर मौजूद होंगे, हमारे पास ऑन पेपर CFG मौजूद होगी, और CFG के सामने कि हर CFG में हर नॉन टर्मिनल के हर रूल के सामने उसका उसका सिलेक्शन सेट मौजूद होगा, और ये प्रूव होगा कि CFG ऑलरेडी LL1 है। अच्छा, अब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि ग्रामर L1 है कि नहीं है, ठीक है। अब हमने बात ये की है कि ग्रामर हम लिख चुके हैं, उसमें लेफ्ट फैक्टरिंग, लेफ्ट रिमूव करना और एम्बिगुइटी रिमूव करना, ये सारे काम हम कर चुके हैं। इसका मतलब है हम क्लेम ये कर रहे हैं, या तुम अपनी ग्रामर लिखे जाते हो, तुम क्लेम ये कर रहे हो मैंने सारे काम कर लिए हैं, इन अदर वर्ड्स तुम्हारी ग्रामर LL1 है। तुमने तो क्लेम ये किया, लेकिन अब इसको वेरीफाई कैसे कीजिए? वेरीफाई करने का तरीका ये है कि मैं तुमसे कहूँगी कि अगर तुमने वाकई सब काम किए हुए हैं तो बस ये प्रूव कर दो कि तुम्हारी ग्रामर LL1 है, ठीक है। प्रूव कैसे करोगे? प्रूव करने के बेसिकली दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है पार्सिंग टेबल का, जिसको हम यहाँ डिस्कशन नहीं करने जा रहे। इन शॉर्ट सिर्फ ये होता है कि ग्रामर को फर्स्ट एंड फॉलो की मदद से एक टेबल में लिखा है की फॉर्म में, ठीक है, डिज़ाइन किया जाता है, टेबल बनता है, उसमें रूल्स आते हैं, उसमें फर्स्ट एंड फॉलो आता है, और अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग की जाती है कि, ठीक है, कौन सा रूल किस टर्मिनल की बेसिस पे स्टार्ट होता है, और फिर उसकी बेसिस के ऊपर कुछ डिसाइड किया जाता है। पर पार्सिंग टेबल मालूम होना चाहिए, स्टडी किताबों में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इस पार्सिंग टेबल को मैं डिस्कशन में नहीं ला रही हूँ, तो ऑल्दो ये कोर्स तो इसका मतलब ये है कि कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन आना चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा खुद मौका लगे तो खुद पढ़ लेना, ठीक है, लेकिन पार्सिंग टेबल, ठीक है। हम सब ये बात थी कि मैं LL1 प्रूफ करने के लिए दूसरा पाथ फॉलो कर रही हूँ। ग्रामर प्रूफ करने का दूसरा तरीका है, आइदर, दोनों है, आइदर वे। दूसरा तरीका जो है वो बेसिकली है सम रूल्स के थ्रू। बेसिकली दो कंडीशंस हैं, दो रूल्स हैं जिनको सेटिस्फाई करा लें। अगर वो रूल आपकी ग्रामर के ऊपर सेटिस्फाई हो जाए तो ये ग्रामर इज सेट टू बी LL1 इन शॉर्ट।
उस पर वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल हो रही होती हैं जिनकी हमने बात की, और अगर वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल हो रही हैं, ग्रामर L1 है, तो इट इज़ रेडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, फिर हम इसका पार्सर, प्रिडिक्टिव पार्सर, L1 पार्सर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कंडीशन नंबर 1 या रूल नंबर 1 क्या कहता है? बेसिकली ये तुम्हारी लेफ्ट फैक्टरिंग की बात करता है कि बेसिकली ये चेक करता है लेफ्ट फैक्टरिंग। लेफ्ट फैक्टरिंग के चेक करने के लिए क्या करते थे हम? यही कहते थे ना कि एक नॉन टर्मिनल के जब एक से ज़्यादा रूल हैं, 1 2 3 रूल्स हैं, अगर मल्टीपल रूल्स हैं तो तुम हाँ एक से ज़्यादा रूल्स हैं तो बेसिकली अब हम ये चेक करते हैं ना कि हमारे पास हर रूल का स्टार्ट डिफरेंट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। स्टार्ट किससे पता चलता है? बेसिकली फर्स्ट सेट क्या है? स्टार्ट को ही बताता है ना कि स्टार्ट एक्स का फर्स्ट, इस रूल का फर्स्ट का मतलब ये कि ये इस टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है, इस रूल का फर्स्ट सेट का मतलब ये इस टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है, ये इस टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे पास एक्स के 3 रूल हैं और हर एक का फर्स्ट सेट मौजूद है। एक का फर्स्ट रूल का लेट सपोज बी एक्स सी है, दूसरे का जेड ए है, तीसरे का डी वाई बी है। ये फर्स्ट सेट लेट सपोज। अच्छा, अब मेरे पास लेट सपोज इनपुट एक्स पे मैं खड़ी हूँ और इनपुट पर मेरे पास बी आ जाता है। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, एक्स इधर से जाए और बी को पार्स करे और फिर आगे कंटिन्यू करे, या थर्ड रूल पर जाए और सी और बी फिर कंटिन्यू कर दे। दोनों ऑप्शन है। ग्रामर लेफ्ट फैक्टर्ड नहीं है, इसे लेफ्ट फैक्टर्ड बनाना है। तो पहला रूल या पहली कंडीशन बेसिकली जो लेफ्ट फैक्टरिंग चेक करने की वो कहती ये है कि जब तुम फर्स्ट सेट निकाल चुके हो हर रूल के, तो तुम उस नॉन टर्मिनल के जिसके एक से ज़्यादा रूल हैं उनको देखो, उनके हर रूल के फर्स्ट सेट को यूनिक होना चाहिए। या इन अदर वर्ड अगर तुम उनका इंटरसेक्शन लो तो इनका इंटरसेक्शन के बाद रिजल्टेंट सेट तुम्हारे पास एम्प्टी आना चाहिए। किसी एक से ज़्यादा रूल में कोई भी कॉमन है, ग्रामर लेफ्ट फैक्टर नहीं है। जिस ग्रामर में एक ही रूल है उसके ऊपर ऊपर से कंडीशन तुम चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर दो अलग अलग नॉन टर्मिनल्स हैं उनमें कुछ कॉमन है तो होने दो। दो अलग नॉन टर्मिनल्स के में तो आपस में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं ना। तो किसके लिए चेक होगा? अगर एक नॉन टर्मिनल के मल्टीपल रूल्स हैं तो हर रूल के फर्स्ट सेट को आपस में क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए, अदरवाइज ग्रामर लेफ्ट फैक्टर्ड नहीं है। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 तुम्हारी ग्रामर के इशू को हाईलाइट कर रही है, इसको रिजॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूट करके करना है, सब्स्टिट्यूट करो, नहीं वैसे डायरेक्ट करना है डायरेक्ट करो, लेकिन इसमें जो लेफ्ट फैक्टरिंग अप्लाई करना है इसको लेफ्ट फैक्टर करो। देन हम कंडीशन नंबर 2 पर आएंगे। कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है? कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है कि अगर तुम्हारे पास किसी नॉन टर्मिनल के फर्स्ट सेट में नल है, अब कंबाइन की बात हो रही है। फर्स्ट कंडीशन में अलग अलग रूल्स थे, एक ही नॉन टर्मिनल के अलग अलग रूल के फर्स्ट सेट थे, उनके ऊपर डिसाइड किया था। अब तुमने नॉन टर्मिनल को उनके फर्स्ट सेट के अलग अलग रूल के फर्स्ट सेट को कंबाइन कर दिया है। कंबाइन करने के बाद अगर नल है तो फर्स्ट एंड फॉलो को भी यूनिक होना चाहिए, डिसजॉइंट होना चाहिए। अच्छा क्यों? ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक्स का ये रूल लिखा हुआ है और फर्स्ट ऑफ वाई में, ठीक है, ए जेड और नल है, तो अगर नल आ गया तो अब मैंने उसका फॉलो देखा, फॉलो ऑफ वाई में भी जेड कॉमन है। अब दोनों में कोई जेड कॉमन है तो यूनिक नहीं है दोनों आपस में, इसका मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई नहीं हो रही, LL1 नहीं है। क्यों? अगर गौर करो तो सब समझ में आएगा क्यों। वजह यह है कि अगर आप देखें तो अगर एक्स स्टार्ट करने जाऊं और स्टार्ट में एक्स के स्टार्ट में जेड टर्मिनल आ जाए तो तुम वाई से भी पार्स कर सकते हो, नंबर 1 ऑप्शन ये है। और दूसरा तरीका वाई में नल क्योंकि आ गया तो नल हटा, नल का मतलब ये है कि वाई को बाईपास करके तुम जेड से भी आगे जाओ, जेड नॉन टर्मिनल से, तो वहाँ पे भी टर्मिनल जेड पार्स हो सकता है क्योंकि वो फॉलो ऑफ वाई में है ना। या वहाँ से नहीं होगा तो उसके आगे से होगा, यानी कि फॉलो में मौजूद है, इसका मतलब है कहीं और से भी उसके बाद भी किसी चीज़ से पार्स हो सकता है। तो अब एक इनपुट जेड के ऊपर दो एक्स के दो ऑप्शन हैं, तो ग्रामर लेफ्ट फैक्टर्ड नहीं है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही रूल पे हमेशा आप लेफ्ट फैक्टर करके कहें ग्रामर लेफ्ट फैक्टर्ड हो गई। फर्स्ट एंड फॉलो को भी यूनिक होना चाहिए। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? तब ग्रामर सामने आई तो ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन से होता है। सब्स्टिट्यूशन किस लेवल की हो सकती है? हो सकता है जेड से कॉमन आ रहा हो, जेड में नल होता, हो सकता है वाई से कॉमन आ रहा हो, ए से आ रहा हो, कहाँ से आ रहा है वी डोंट नो। तो सब्स्टिट्यूशन मल्टीपल लेवल्स पे तो आप ग्रामर लिखते हुए बेसिकली ये मेक श्योर करते हैं कि ग्रामर में फर्स्ट एंड फॉलो को भी यूनिक होना चाहिए अगर नल हो। ये वो बेसिकली जिसकी वजह से काफ़ी जगह मसला आ सकता है या आता है, इसको रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो एज आई सेड कि ग्रामर फैक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि z एक इनपुट z के ऊपर दो ऑप्शन है, x y से भी आ सकता है और अगर y में नहीं जाता है तो z या ऑनवर्ड्स कहीं और से भी आ सकता है।
अच्छा, अब LL1 दो कंडीशंस अगर प्रूव हो जाए तो वो ग्रामर LL1 है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं और इसको एग्जांपल के ऊपर मैप कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने जो ग्रामर ली है वो एक्सप्रेशन वाली ग्रामर है। इस एक्सप्रेशन वाली ग्रामर को हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, तुम सबकी ग्रामर पार्ट भी होगी, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जो मैं तुम लोगों को सैम्पल क्वेश्चन दिए थे फर्स्ट एंड फॉलो के लिए, उस पर भी ये ग्रामर दी थी। ग्रामर कंप्लीट वर्जन नहीं है, जब हमने क्लास में डिस्कस की थी हमने उसमें रिलेशनल और कंडीशनल ऑपरेटर्स भी डाले थे, नीचे दिस विस भी डाला, नॉट वॉट भी डाला हुआ था। फिर तुम लोगों से मैंने कहा था एक्स, ये जो एक्स है एक्स को एक्सपेंड करो, या दिस डॉट एरेज और फंक्शन कॉलिंग, ये सब चीज़ें तुम्हें करनी थी और तुम्हें, ठीक है। एक्स को मैंने अभी भी छोड़ा हुआ है तुम लोगों के एक्सपेंड करने के, तुम लोगों ने क्योंकि ग्रामर लिखी हुई है तो मोस्ट प्रॉब्ली तुम लोगों ने काम किया हुआ होगा, ठीक है। तो मैंने सिर्फ ग्रामर का एक चंक उठाया है, उस चंक के ऊपर उसको चेक करने जा रहे हैं कि ये है। अच्छा, क्योंकि ये ग्रामर स्टार्ट से नहीं है तो इसका कोई स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल भी नहीं है, ठीक है। तो इस ग्रामर का बस फर्स्ट निकाल रही हूँ और वो फॉलो, ठीक है। तो ग्रामर के फर्स्ट निकाले हुए हैं, फॉलो निकाले हुए हैं, इनको निकाल के वेरीफाई कर लेना। अगर ऑलरेडी निकाल चुके हो तो तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं ये वही हैं, वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट एंड फॉलो निकाले हैं। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि ग्रामर LL1 है कि नहीं। कंडीशन नंबर 1 किस पे चेक होती है? जिस नॉन टर्मिनल का एक से ज़्यादा रूल हो। किस नॉन टर्मिनल का? ई का एक ही रूल है, कंडीशन नंबर 1 चेक नहीं होगी। टी का एक ही रूल है, कंडीशन नंबर 1 चेक नहीं होगी। लेकिन E1 के दो रूल हैं, कंडीशन नंबर 1 को चेक करना पड़ेगा। T1 के दो रूल हैं, F के 3 रूल हैं, TH के 2 रूल हैं। इन सब नॉन टर्मिनल्स के ऊपर कंडीशन नंबर 1 को चेक करना है। क्या करना है? E1 के फर्स्ट रूल का फर्स्ट सेट PM है और दूसरे का नल है। इन दोनों को देखो यूनिक है, इंटरसेक्शन लो, कुछ कॉमन नहीं है, कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो रही है। T1 के फर्स्ट सेट, दोनों रूल के फर्स्ट सेट को देखो, कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो रही है। F के 1 2 3 तीनों को देख लो, कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में, कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो रही है। दिस में TH के दोनों रूल को देख लो, कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो रही है। फॉर ऑल दोज नॉन टर्मिनल जिसके एक से ज़्यादा रूल्स हैं, कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो E1 T1 F और TH चारों पे चेक किया, सबका देख लिया यूनिक है। कंडीशन नंबर 2 किस पर होती है? जिसके फर्स्ट सेट में क्या हो? कंबाइन नल हो। पुरानी ग्रामर लेना, तुम्हारे पास T के अंदर नल नहीं है, तुम्हारे पास F के अंदर नल नहीं है, तुम्हारे पास E के अंदर नल नहीं है। E1 के कंप्लीट फर्स्ट सेट में नल है, T1 के कंप्लीट फर्स्ट सेट में नल है, TH के कंप्लीट फर्स्ट सेट में नल है। तो इन तीनों के ऊपर कंडीशन नंबर 2 को चेक करना है। तो चेक किया, E1 के फर्स्ट एंड फॉलो यूनिक है, T1 का फर्स्ट एंड फॉलो यूनिक है, T' का फर्स्ट एंड फॉलो यूनिक है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड तमाम नॉन टर्मिनल्स के ऊपर। कोई एक नॉन टर्मिनल भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कंडीशन 1 या 2 सेटिस्फाई ना हो रही हो। योर ग्रामर इज LL1। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, रैंडम एग्जाम्पल है। अगर तुम देखो S के फर्स्ट सेट में ADXB, X के दो रूल हैं, फर्स्ट सेट कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई कराओ तो इस पे कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड है, दोनों यूनिक है। Y के दो रूल्स हैं, दोनों यूनिक हैं। Z के दो रूल्स हैं, दोनों यूनिक है। S का एक ही था, चेक करने की जरूरत नहीं, कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 2 किसके ऊपर वेरीफाई करनी है? जिसके फर्स्ट सेट में नल है, इसके फर्स्ट सेट में नल है, Y के फर्स्ट एंड फॉलो यूनिक है। X के फर्स्ट सेट में नल है लेकिन फर्स्ट एंड फॉलो यूनिक नहीं है, यहाँ पे इशू है। अच्छा, अगर S में देखो, S के फर्स्ट एंड फॉलो में आपस में क्या है? यूनिक नहीं है, लेकिन इससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि S के फर्स्ट सेट में नल नहीं है। तो सिर्फ उन नॉन टर्मिनल्स को देखें इसके फर्स्ट सेट में नल हो। तो ये वाली ग्रामर जो एग्जाम्पल ग्रामर है LL1 नहीं। एक और सैम्पल ग्रामर है तुम्हारे सामने गिवन है, कंसिडर इट योर असाइनमेंट। इसको सॉल्व करो और सेंड कर देना मुझे। इसके अलावा सैम्पल के लिए तुम्हारे पास सारे के सारे वो जो ग्रामर तुम्हें पहले दी थी तुम उन पर भी अप्लाई कर सकते हो, उसको चेक करो, देखो, ठीक है। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है चेक करना ग्रामर LL1 है कि नहीं, ये भी वेरीफाई करना, ये भी फाइंड आउट करना कि कौन सी कंडीशन चेक इशू कर रही है, किस रूल, कौन सा नॉन टर्मिनल मसला है, कौन सा नॉन टर्मिनल के ऊपर कौन सी कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 कौन सी कंडीशन है जो सेटिस्फाइड नहीं है। तो ग्रामर LL1 की बात करी। दूसरी टर्म सिलेक्शन सेट की। सिलेक्शन सेट इम्प्लीमेंटेशनल पर्पस से है। अब तुम्हारे पास ग्रामर LL1 प्रूव्ड है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हम सिलेक्शन सेट कैलकुलेशन की टर्म में कोई नया, कोई बर्डन से कोई नया काम नहीं है। बेसिकली वो फर्स्ट एंड फॉलो को यूज़ करते हुए ही
कैलकुलेट करते हैं। सिलेक्शन सेट बेसिकली डिसीजन मेकिंग है रूल की, कि कोई रूल स्टार्ट कब करोगे। तो बेसिकली सिलेक्शन सेट फर्स्ट सेट ही होता है, लेकिन इशू जब आता है जब उसमें फर्स्ट सेट में नल आ जाए। अगर फर्स्ट सेट में नल आ गया तो सिलेक्शन सेट क्या होता है, फर्स्ट में से नल को निकाल देते हैं और नॉन टर्मिनल का फॉलो इंक्लूड कर देते हैं। दैट्स व्हाट सिलेक्शन सेट इज। आगे एग्जांपल्स हैं, बताते हैं। बस एक बात याद रखने की है, जो याद रखना अच्छी तरीके से, फर्स्ट सेट नॉन हर रूल का निकलता था और फिर हर नॉन टर्मिनल का निकलता था कंबाइन। फॉलो सेट कंबाइन नॉन टर्मिनल का निकलता है, अलग अलग निकाल के यून करते हैं, लेकिन फॉलो सेट एक होता है बस। सिलेक्शन सेट किसी भी कंबाइन नॉन टर्मिनल का नहीं निकलता। सिलेक्शन सेट हमेशा हर रूल का निकलता है। जितने प्रोडक्शन रूल्स हैं उस हर प्रोडक्शन रूल का एक सिलेक्शन सेट है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन रूल बाय रूल होती है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही एग्जाम्पल जो पुरानी वाली जो एग्जाम्पल थी उन्हीं को लेते हैं। ई इज अ इट्स अ रूल, ठीक है, इसका फर्स्ट सेट फॉलो सेट तो ये था। अब इसके फर्स्ट सेट में अगर गौर करो, इसमें नल नहीं है। जब नल नहीं है तो सिलेक्शन सेट एग्जैक्टली वही है जो फर्स्ट सेट है, तो वही है कॉपी पेस्टिंग, वही फर्स्ट सिलेक्शन सेट हो गया। E1 के पहले रूल का में PM है, तो सिलेक्शन सॉर्ट पहले रूल का PM ही है। E1 का दूसरा रूल नल है, तो इसका सिलेक्शन सेट क्या हुआ, फर्स्ट में से नल निकाला, फॉलो को ऐड कर दिया, क्या बन गया, क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, तो सिलेक्शन सेट अगर नल आ जाए तो नल माइनस करके फॉलो सेट आ जाता है। T के फर्स्ट सेट में नल नहीं था, पहले एक ही रूल है, वही है। T1 के पहले रूल में MDM में नल नहीं है, तो फर्स्ट सेट वही है जो, ठीक है, जो सिलेक्शन सेट वही है जो फर्स्ट सेट है। लेकिन जब T1 में नल आ गया तो फर्स्ट में से नल माइनस करके फॉलो कर यूनियन ऐड कर दिया, तो तुम्हारे पास PM और क्लोजिंग ब्रैकेट, दैट्स व्हाट T1 का सेकंड रूल का सिलेक्शन सेट ये है। F के तीनों रूल अगर गौर करो, F के तीनों रूल अगर गौर करो तो उसके तीनों रूलों में कहीं पे भी नल नहीं है, तो तीनों रूल का सिलेक्शन सेट एग्जैक्टली वही है जो उसका फर्स्ट सेट है। F के पहले रूल का ब्रैकेट ओपन, सॉरी तीनों रूल हो गए। TH के पहले रूल में दिस आता है फर्स्ट सेट में, सिलेक्शन सेट वही है जो फर्स्ट है। TH के सेकंड रूल में नल है, तो सिलेक्शन सेट में फॉलो आ गया विच इज़ ID नॉन टर्मिनल। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, देखते जाओ। फॉलो सेट, सॉरी सिलेक्शन सेट हर रूल का निकल रहा है, ठीक है, नॉन टर्मिनल का कंप्लीट नहीं है। फर्स्ट सेट सिलेक्शन सेट ही होता है अगर उसमें नल ना आए, लेकिन अगर नल आ जाए तो फिर फॉलो सेट को इंक्लूड करते हैं। सेकंड एग्जांपल, S का रूल फर्स्ट सेट में नल नहीं था, सिलेक्शन सेट वही बन गया। अगर A वाले रूल को देखो, इसमें Y और नल है, नल नहीं आ सकता सिलेक्शन में, तो नल माइनस किया, यूनियन फॉलो, तो फर्स्ट एंड फॉलो कंबाइन हो गया, एक्सेप्ट नल। Y नल, तो हर रूल का फॉलो निकला। अच्छा, क्या बात याद रखने की, फॉलो सेट में नल नहीं आ सकता, सिलेक्शन सेट में नल नहीं आ सकता, फर्स्ट सेट में नल आ सकता था। ठीक है, दैट्स हाउ सिलेक्शन सेट इस्तेमाल होता है। अब सिलेक्शन सेट का काम क्या है, इम्प्लीमेंटेशन। अब हम इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले कि हम प्योर सिमेंटिक की इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी सिंटेक्स की इम्प्लीमेंटेशन पे जाएं, अब तक क्या है मेरे पास क्लास टोकन टाइप की क्लास मौजूद है, क्योंकि तीन चीज़ें थी। कलेक्शन है बेसिकली क्लास पार्ट वैल्यू पार्ट लाइन नंबर की, उसकी एरे लिस्ट है या कोई भी डेटा स्ट्रक्चर, लेक्सिकल एनालाइजर इम्प्लीमेंट हो चुका और वो तुम्हें टोकन सेट रिटर्न कर चुका। अच्छा, सारे टोकन सेट आने के बाद अब मैंने एक एक्स्ट्रा काम करना है। वो काम क्या है, वो काम ये है कि तुमने टोकन सेट में एक एक्स्ट्रा टोकन ऐड कर देना है, एंड मार्कर का। एंड मार्कर जो कि डॉलर से रिप्रेजेंट होता है, ज़रूरी नहीं है डॉलर हो, इट कुड बी एनी सिंबल, लेकिन कन्वेंशनली डॉलर से होता है, तो इसलिए हमने डॉलर से ही किया। अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट में, तुम्हारी लैंग्वेज में डॉलर किसी भी पर्पज़ से ऑलरेडी सर्व हो रहा है, तो तुम डॉलर के बजाय कोई भी सिंबल, ऐसा सिंबल हो तुम्हारी लैंग्वेज में नॉर्मली। ये डॉलर का मतलब क्या, मतलब सिर्फ ये है कि तुमने अब तक जितने इनपुट जितने टोकन आए, तुम्हारे सारे टोकन आ गए। अब डॉलर का मतलब ये कि इससे फर्दर अब कोई टोकन नहीं है पार्स करने के लिए। ये चेक लगाते हैं ना हम ट्री बनाते हुए, इनपुट शुड भी कम्प्लीटली पार्स के, इनपुट तो बेसिकली ये उस तरह हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इससे फ़ायदा ये होगा कि बार बार इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वगैरह की चेकिंग भी नहीं करनी पड़ेगी तुम्हें। तुम डायरेक्टली ये चेक करोगे कि अगर एंड मार्कर मिल गया, इसका मतलब बस वहाँ पे रुक जाए
ऑब्वियसली बात है, उससे आगे कुछ भी नहीं है। तो हमने किया ये लेक्सिकल रन करने के बाद तुमने अपने उसी टोकन सेट के अंदर एक टेम्पररी टोकन और एक और टोकन ऐड करा दिया, जिस टोकन का क्लास पार्ट डॉलर साइन है, एंड मार्क लाइन वैल्यू पार्ट कुछ भी नहीं है और लाइन नंबर से कंसर्न ही नहीं है, आखिरी टोकन है। ये सब करने के बाद तुम्हारे टोकन सेट में तुम्हारे तमाम टोकन प्लस योर एंड मार्कर इंक्लूडेड है। अब तुमने सिंटेक्स एनालाइजर कॉल किया। सिंटेक्स एनालाइजर तुम्हारा इनपुट वो होता है, तुम्हारे लेक्सिकल का आउटपुट होता है, विच इज टोकन सेट। अच्छा, अब क्या करता है सिंटेक्स एनालाइजर? सिंटेक्स एनालाइजर दो चीज़ें चेक करता है। उसने टोकन सेट इनपुट ले लिया, अब वो टोकन सेट हर जगह इस्तेमाल करेगा, ठीक है। चेक क्या करना है? योर ट्री शुड बी कंप्लीट, योर इनपुट शुड बी कम्प्लीटली पार्स। ट्री स्टार्ट किससे होता है? स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल, रूट पे स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल होता है। तो देखो एस स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल एस ही है ना, तो एस तुम्हारी ग्रामर का स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल है। बेसिकली मैंने अपने स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल कॉल किया, तो नॉन टर्मिनल बेसिकली फंक्शन है। बेसिकली मैंने स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल स्टार्टिंग फंक्शन को कॉल किया अपनी CFG के। अगर ट्री कंप्लीट है, इसका मतलब है तुम्हारा स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल तुम्हें या तो कंप्लीट है या नहीं, ये दो ही चीज़ें हैं, तो बूलियन रिटर्न कराएगा एक वैल्यू। अगर उसने ट्रू रिटर्न करा दिया, इसका मतलब है ट्री इज कंप्लीट, और फॉल्स का मतलब ट्री कंप्लीट नहीं है। अगर फॉल्स हो गया तुम्हारा आउटपुट पे आ जाएगा सिंटेक्स एरर है। लेकिन अगर वो कंप्लीट हो गया तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? योर इनपुट शुड बी कंप्लीटली पार्स। इनपुट कंप्लीटली पार्स का मतलब क्या है? करंट टोकन यानी सारे टोकन रीड हो चुके हैं। अब जो करंट टोकन रह गया है रीड होने के लिए वो कौन सा होना चाहिए? वो एंड मार्कर होना चाहिए। करंट टोकन का मतलब ये जो है ना, ये इंडेक्स। अब तुम ऊपर देखो, इंडेक्स को डिफाइन किया हुआ है स्टैटिक वेरिएबल जो 0 से स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली एक इंडेक्स वेरिएबल है इंटीजर, जो कि बेसिकली जब जैसे ही टर्मिनल्स मैच होते जाएंगे वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। जैसे ही तुम्हारा एस रिटर्न करके आएगा, यानी कि तुम्हारा ट्री कंप्लीट होके वापस आएगा, तो तुम्हारा टोकन है लास्ट टोकन यानी एंड मार्कर होना चाहिए। तुम्हारा इंडेक्स का मतलब बढ़ते बढ़ते एंड मार्कर पे पहुंच चुका होगा। अगर वो एंड मार्कर पे पहुंच गया है तो इसका मतलब है तुम्हारा इनपुट कंप्लीट हो चुका है। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो, तुम्हारा ट्री कंप्लीट है और तुम्हारा इनपुट कंप्लीट है, तो इसका मतलब है नो सिंटेक्स एरर इन आइदर केस। दोनों में से एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाइड नहीं हुई, सिंटेक्स एरर है। लाइन नंबर प्रिंट कराना है, वो कहाँ से आएगा? वो करंट टोकन का वैल्यू का लाइन नंबर डॉट लाइन नंबर करा दो, तुम्हें लाइन नंबर पता चल जाएगा। अच्छा, जो सिंटेक्स एनालाइजर हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, ये बात याद रखना, वो सिंगल एरर कैच करता है। अगर ध्यान हो, याद हो, तो जब ट्री बनाते थे तो ट्री में जैसे ही पहला एरर आता था हम वहीं पर रुक जाते थे, आगे कंटिन्यू करते थे। सिंटेक्स एरर है बस। हमारा बेसिक लेवल का सिंटेक्स एनालाइजर सिर्फ ये कैच कर रहा है कि सिंटेक्स एरर और नो सिंटेक्स एरर है बस। मल्टीपल एरर कैचिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। मल्टीपल एरर कैचिंग के लिए अपने अलग तरीके होते हैं, उसकी स्कीम्स होती हैं। उसको हमारे कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। किसी को करना हो तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है? सिर्फ पहला एरर कैच करो और रिटर्न कर जाओ, तो एस वैसे ही रिटर्न कर जाएगा जैसे पहला एरर आएगा। अब ये एस या बाकी CFG, असल में तो CFG, तो ये जो सिंटेक्स एनालाइजर क्लास है तो CFG इंप्लीमेंट कर रही है ना, और एस स्टार्टिंग नॉट में तुम्हारा CFG ही है, ठीक है। तो इससे पहले कि CFG इंप्लीमेंट करने जाएं, एक दो बातें पहले ही समझ लेते हैं। ग्रामर में दो ही चीज़ें हैं, नॉन टर्मिनल और टर्मिनल। जब नॉन टर्मिनल आता है, टर्मिनल तो ऑब्वियसली तुम्हारे क्लास पार्ट है। नॉन टर्मिनल जब कभी भी आएंगे तो बेसिकली वो फंक्शन बनेंगे। हर नॉन टर्मिनल जो तुम्हारी CFG में, वो बेसिकली एक फंक्शन है। नॉन टर्मिनल दो जगह आते हैं, या तो लेफ्ट साइड पर होता है जिसकी डेफिनेशन आगे लिखी होती है, या राइट साइड पर होता है जहाँ वो इस्तेमाल हो रहा होता है। अगर नॉन टर्मिनल की डेफिनेशन लिखी है तो बेसिकली वो फंक्शन की डेफिनेशन में मैप होगा, और जब वो यूज़ हो रहा है रूल में राइट साइड पे, तो इसका मतलब है फंक्शन कॉल हो रहा है। तो बस ये नॉट टर्मिनल को समझ लो, ठीक है। और हर फंक्शन जो है बेसिकली दो वैलिड या इनवैलिड, ट्रू या फॉल्स ही बूलियन रिटर्न करा रहा है, जो ये बताएगा कि उससे नीचे जो ट्री बन रहा है, खुल रहा है, वो ट्रू है कि नहीं है, वो सक्सेसफुल है कि नहीं है। अच्छा, इससे ठीक है। अब तो बिफोर इम्प्लीमेंटेशन क्या मौजूद है? CFG लिखी हुई है, सिलेक्शन सेट हर रूल का सामने लिखा हुआ है। तो CFG की इम्प्लीमेंटेशन की जब बात करने जा रहा हो तो बेसिकली CFG की इम्प्लीमेंटेशन कोई लॉजिक नहीं है, बेसिकली मैपिंग है तुम्हारी CFG से तुम्हारी कोड पे। वही CFG एक्सप्रेशन वाली लिखी हुई है। अब उसको अगर देखते जाओ कुछ सिमिलरली यहाँ समझ लो, तो इसके बाद जो भी तुम्हारे पास नॉन टर्मिनल आएगा, तो तुम्हारा जो भी है, चाहे वो एस हो चाहे कोई भी स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल हो, कुछ XYZ कुछ भी हो, सबकी इम्प्लीमेंटेशन का एक ही तरीका है, ठीक है। क्या है ई का रूल? TE1 और सिलेक्शन सेट के सामने लिखे हुए। तो सबसे पहले ई कहीं से कॉल हुआ है, किसी ने ई को कॉल किया है, जिसने कॉल किया है वो कहेगा ई से पार्स करना है। मल्टीपल पास तो है नहीं, इसका मतलब ई पे ही आगे जाके चेकिंग होगी, यहाँ से फॉल्स तो सब फॉल्स।
क्या चेक करना है इससे पहले कि मैं ई के अंदर जाऊँ और चेकिंग करूँ, सबसे पहले सिलेक्शन को ही चेक कर लेते हैं ना। सिलेक्शन स्टार्टिंग ही होता है। अगर सिलेक्शन मैच कर गया तो फिर आगे रूल चेक करो, सिलेक्शन ही मैच नहीं किया तो ऑब्वियसली फॉल्स ही है, आगे जाएंगे। तो सबसे पहला काम मैंने सिलेक्शन का चेक लगाया हुआ है कि करंट टोकन अगर दिस है या इंटीजर कांस्टेंट या आईडी व्हाटएवर जो भी यहाँ पे सिलेक्शन लिखे हुए हैं उस सब का आइदर इनमें से कुछ भी अगर है तो मैं रूल को आगे चेक करने जाऊंगी। और अगर इनमें से एक भी चीज़ मैच नहीं हुई तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो रिटर्न फॉल्स है, इसका मतलब है गलत हो गई, ये ग्रामर सिंटेक्स एरर आ गया। अच्छा, अगर सिलेक्शन मैच हो गया तो रूल क्या कहता है, टी कॉल करो। टी क्या है, नॉन टर्मिनल कॉल करो। और अगर टी ने ट्रू रिटर्न करा दिया तो E1 को कॉल करो। और अगर E1 भी ट्रू हो गया तो E का रूल कम्प्लीटली ट्रू है। कहीं बीच से एक भी चीज़ फॉल्स हो गई, चाहे सिलेक्शन या टी या इवन कुछ भी फॉल्स हो गया तो रिटर्न फॉल्स। हर इफ का एल्स में या तो रिटर्न फॉल्स लिख दो या एक डिफॉल्ट जो आखिर में हम लिखते हैं रिटर्न फॉल्स वो लिख दो। इस रिटर्न फॉल्स का मतलब है देखो ट्रू होने की सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो ये कि इसी ऑर्डर में पीछे मैच हो। इनमें फॉल्स होने की बाकी रिमेनिंग सारी कंडीशन फॉल्स होने की ही है। तो बेसिकली किया क्या कि सिलेक्शन मैच किया और फिर रूल को चेक किया, रूल में जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है वो कॉल किया, अगर नॉन टर्मिनल है तो कॉलिंग करते रहे और सारे उसी ऑर्डर में करते करते आखिर में रिटर्न ट्रू, डिफॉल्ट रिटर्न फॉल्स। अच्छा, ई का तो एक ही रूल था, एक ही दफ़ा मैच हुआ, बात खत्म हो गई। अभी E1 पे आओ। अगर E1 के ऊपर दो रूल है, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास इनपुट पर प्लस माइनस है, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, या नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है। अब ये नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ इन दोनों में से कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, तो आइदर दिस और दिस, आइदर हो गया। तो बेसिकली जब E1 का रूल अगर देखो तो इफ और एल्स इफ है, इफ एल्स यानी कि दो इफ हैं। पहला इफ वो मैच, अगर पहला इफ ही स्टार्ट सही नहीं है तो दूसरा। अच्छा, अगर तुम्हारा पीएम मैच हो गया तो तुम्हारे पास अब दूसरा ऑप्शन नहीं है, तुम इस पीएम को ही कंटिन्यू करोगे। ठीक है, तो अब जरा इम्प्लीमेंटेशन देखो। पहला रूल के मुताबिक तुमने सिलेक्शन मैच किया विच इज पीएम, क्योंकि टर्मिनल है रूल के अकॉर्डिंगली, टर्मिनल मैच होता है तो इंडेक्स आगे बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट टर्मिनल का इंडेक्स प्लस प्लस हो गया। फिर टी कॉल हुआ, अगर टी ने रिटर्न ट्रू कर दिया, फिर E1 कॉल हुआ, अगर E1 ने भी ट्रू रिटर्न कर दिया, रिटर्न ट्रू। ये ऑर्डर है पूरा रिटर्न ट्रू का। अगर पीएम ही मैच नहीं हुआ, स्टार्ट की यानी सिलेक्शन ही मैच नहीं हुआ, तो अब डिसीजन है। इसका मतलब हो सकता है दूसरा रूल, पहले दूसरा रूल को चेक कर लो। क्योंकि दूसरा रूल नल है तो हमने सिलेक्शन में क्लोजिंग बगैर सिलेक्शन क्लोजिंग का लगाया। अगर अब ये टर्मिनल नहीं है, नल इंडेक्स प्लस प्लस नहीं हुआ और रूल सिर्फ नल है, नल में कुछ मैचिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता, सिर्फ रिटर्न ट्रू होता है। इसका मतलब ये है कि अगर इनमें से कुछ मैच हो गया ठीक है, अगर इनमें से कुछ मैच नहीं हुआ दूसरे रूल पे गए, सॉरी अगर पीएम मैच हो गया तो पीएम का रूल पे गए, अगर पीएम मैच नहीं हुआ तो दूसरे रूल पे गए, दूसरे रूल। अगर इन पहले और दूसरे रूल में से दोनों में से कुछ भी मैच नहीं हुआ, यानी ना पीएम मैच हुआ ना ओपनिंग ब्रैकेट मैच हुआ, अब तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, रिटर्न फॉल्स। तो हर इफ का एल्स जो है वो रिटर्न फॉल्स पे ही जा रहा है, इसलिए डिफॉल्ट में रिटर्न फॉल्स लिख दिया है। दो रूल, दो इफ, इफ एल्स इफ, ये बाहर वाले दो इफ हैं। इंटरनल तो एक ही है पूरा पाथ, जब एक रूल स्टार्ट हो जाता है तो फिर उसी रूल पे चलते हैं और फिर कहीं और नहीं जा सकते। जहाँ नल आता है, नल के सूरत की मैपिंग सिंपल रिटर्न ट्रू से है और कुछ नहीं होता, कोई इंडेक्स प्लस प्लस नहीं होता। जहाँ टर्मिनल मैच होता है वहाँ इंडेक्स प्लस प्लस होता है। अच्छा, एफ के 3 रूल्स हैं। अगर एफ के फर्स्ट रूल का सिलेक्शन है दिस और आईडी, तो पहला चेक देख लो दिस और आईडी का है। अगर ये वाला मैच नहीं होता तो इस इफ का एल्स इफ दूसरे वाले का है सिलेक्शन, ये वाले उसका कांस्टेंट। और अगर ये भी मैच नहीं होता तो तीसरा एल्स इफ क्या है, तीसरे वाले सिलेक्शन का है ओपनिंग ब्रैकेट। अच्छा, अगर पहला सिलेक्शन मैच हो जाता तो हम अंदर आते, क्या लिखा है, टीएच कॉल होता है विच इज नॉन टर्मिनल, फिर आईडी मैच होता है विच इज टर्मिनल। जब टर्मिनल मैच होता है तो इंडेक्स बढ़ता है, फिर इंडेक्स बढ़ता है, फिर एक्स कॉल होता, फिर रिटर्न ट्रू। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ बस एक बात, ये कोड एग्जैक्टली कुछ ऐसा कोड नहीं है जो उसमें सिंटैक्स एरर ना हो, कोई सिमेंटिक एरर ना हो। ये कोड सिर्फ मैपिंग करने के लिए, समझाने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करके डायरेक्टली नहीं लिख सकते। ठीक है, इसमें गलतियाँ होंगी। जैसे मैं बता दूँ, इसका जैसे ब्रेसेस ओपन है आईडी के आगे, वो ब्रेसेस क्लोज नहीं हुआ, उसका क्लोज यहीं रिटर्न ट्रू के बाद होगा। ठीक है, तो अगर आईडी मैच हो गया तो इंडेक्स प्लस प्लस करना है पहले और फिर कॉल करना है। तो ये ठीक है, तो ये पहला रूल है। एल्स इफ पहला, अगर आईडी या दिस मैच नहीं होता, अब इंटरनल नहीं, अगर तुम अंदर चले गए रूल के, ठीक है, ब्रेसेस याद रखना, जरूर क्लोज कर देना, कोड बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर तुम इस दिस और आईडी के अंदर चले गए तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो यही रूल मैच होना, यहाँ पे कुछ मैच नहीं हुआ तो रिटर्न फॉल्स। हाँ, अगर पहले ही सिलेक्शन मैच नहीं होता तो क्या है, दूसरे सिलेक्शन मैच करो।
कॉन्स्टेंट्स, और अगर ये मैच हो गया तो रूल सिर्फ कॉन्स्टेंट का है, वो रिटर्न ट्रू। और अगर कोई कांस्टेंट भी नहीं है तो फिर तीसरे पे गए, ब्रैकेट ओपन मैच किया, और अगर ब्रैकेट ओपन मैच हो गया तो फिर आगे रूल पे गए। ब्रैकेट ओपन का रूल क्या है, टर्मिनल ब्रैकेट ओपन मैच किया, इंडेक्स प्लस प्लस, फिर ई का नॉन टर्मिनल कॉल किया, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट टर्मिनल है, इंडेक्स प्लस प्लस, फिर रिटर्न ट्रू। टर्मिनल पे इंडेक्स प्लस प्लस लाजमी है, ये नहीं भूलना, ठीक है। नॉन टर्मिनल पे नहीं होगा, नल पे नहीं होगा, बस जहाँ टर्मिनल मैच हो रहा है ग्रामर में। डिफॉल्ट वही है, कहीं एक भी चीज़ मैच नहीं होती, कहीं कोई पाथ फेल हो जाता है, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अच्छा, इसी तरह दिस का भी देख लो, वैसे तो कोई नई बात नहीं है, दिस के दो रूल हैं, इफ़ और एल्स इफ़ में दिस आया इंडेक्स प्लस प्लस, फिर डॉट आया इंडेक्स प्लस प्लस, क्योंकि दोनों टर्मिनल्स हैं, इसी ऑर्डर में अगर मैच हुआ रिटर्न ट्रू। एल्स इफ में नल है, नल के उसमें इंडेक्स है, वो सिलेक्शन है आईडी, तो रिटर्न ट्रू। एल्स में ठीक है, जितने रूल्स होंगे उतने इफ एल्स एल्स इफ लगते जाएंगे आउटर वाले। सिर्फ पहला वो सिनेरियो है जिसके एल्स इफ, ठीक है, बाकी किसी के में कुछ इंटरनल एल्स इफ नहीं लगाना, डिफ़ॉल्ट में एल्स रिटर्न लिख देना चल जाएगा। टर्मिनल पे इंडेक्स लाजमी ऐड करना, जो गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं सिंटैक्स एनालाइजर में वो बेसिकली यही होती हैं कि उनका इंडेक्स प्लस प्लस नहीं होता। नॉन टर्मिनल जब कभी आएगा फंक्शन कॉल होगा, जितने नॉन टर्मिनल लिखे हैं बिल्कुल उसी नाम से, एग्जैक्टली उसी नाम से फंक्शन बनेंगे, जितने नॉन टर्मिनल उतने फंक्शन। जो चीज़ CFG में लिखी है इम्प्लीमेंटेशन में एग्जैक्टली वही चीज़। अच्छा, दूसरी मिस्टेक जो बहुत कॉमन होती है वो ये कि तुम्हारा लेक्सिकल का याद रखना, आउटपुट यहाँ पे यूज हो रहा है क्लास पार्ट। अगर तुमने क्लास पार्ट में लेट्स सपोज दिस से क्लास पार्ट में डिस कैपिटल लिखा है तो फिर यहाँ पे चेक कर लगाते हुए भी ये मेक श्योर करना वो कैपिटल ही हो। तो इसीलिए मैंने कहा CFG में लिखते वक्त बहुत ध्यान रखना कि तुम्हारे क्लास पार्ट वो क्लास पार्ट और की क्लास पार्ट आपस में मैच हो रहे हो, ठीक है। तो दूसरी मिस्टेक बहुत कॉमन होती है वो यही होती है क्लास पार्ट मैचिंग की, ठीक है। तुम्हारे कैपिटल स्मॉल की गलती आ जाती है, कहीं तुमने डॉट हो सकता है, डॉट के लिए DOT डॉट लिख दिया हो, डॉट ना लगाया हो, तो जो तुम्हारे क्लास पार्ट तुम्हारे लेक्सिकल में मेंशन है उन्हीं को यहाँ पे लिखना, CFG में उन्हीं को मेंशन करना, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिस्टेक बहुत हो जाती है वो, ठीक है, वो है नल वाली। नल के उसमें कोई इंडेक्स प्लस प्लस नहीं हो रहा है, वो डायरेक्टली रिटर्न ट्रू हो रहा है। सिलेक्शन अगर सही निकले हुए, ग्रामर सही लिखी हुई है तो इम्प्लीमेंटेशन में कोई मसला नहीं होना चाहिए। सिंटेक्स की इम्प्लीमेंटेशन करना मसला नहीं है, हाँ उसकी डीबगिंग करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो सिंटेक्स एनालाइजर को इम्प्लीमेंट करना है, ग्रामर मौजूद है, हाँ। अच्छा, ग्रामर की चेकिंग अभी मैंने नहीं की है, उसको करने के लिए, ठीक है, बात करते हैं, उसके लिए कुछ कैजुअल रखते हैं, वो ग्रामर की चेकिंग होगी। तुम्हारे पास एक सर्टेन टाइम है, 2 to 3 वीक्स जो होता है तुम्हें अपना सिंटेक्स एनालाइजर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, दूसरी क्लास पार्ट का नाम कैपिटल स्मॉल ये मेक श्योर कर लेना, इंडेक्स प्लस प्लस ये गलतियाँ होती हैं ये श्योर कर लेना, रिटर्न ट्रू किधर लिख रहे हो, रिटर्न फॉल्स किधर लिख रहे हो इसको मेक श्योर कर लेना। टर्मिनल पे इंडेक्स नहीं आगे बढ़ता, नल पे इंडेक्स आगे नहीं बढ़ता। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि डबल इक्वल स्ट्रिंग मैचिंग के लिए यूजुअली अप्लाई नहीं होता, तो हो सकता है तुम डबल इक्वल लगाओ तुम्हारा फिर भी चेक ना कर रहा हो, उसके लिए तो डॉट इक्वल्स या स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स या जो भी क्लास का फंक्शन है वो इस्तेमाल हो जाता है, तो उसको अपने, ठीक है। मैंने कहा एक सिंटैक्स कोड ऐसा नहीं है, ये कोड ऐसा नहीं है जो सिंटैक्टिकली या सिमेंटिकली तुम लिख के रन कर सको, तो उसको अपने हिसाब से चेंज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक आते आते सिंटैक्स एनालाइजर कंप्लीट हुआ। फर्दर आगे जो हम बात करेंगे वो अब सिमेंटिक एनालिसिस की करेंगे।